नमस्कार आप सभी को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने आए हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट में उन्होंने मीडिया पर्सन्स को कुछ करेक्ट किया है। मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो अभी घर पहुंची हूँ। उनके बयान सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो मुझे लगा कि हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब हैं, अ, वो ऐसे गलत बयान देंगे तो ये ठीक नहीं ना, तो उनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हम हरियाणा के नागरिक हैं। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी के तौर पे लेती हूँ कि विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल रिस्पेक्ट सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे। नमस्कार रानी राजेश जी, सुदेश कुमारी जी, देव भारद्वाज, डीवीएस जी, सैंडी इंसा जी, रविकांत जी, टीजट इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, चरणजीत राय जी, चौधरी दिगंबर सिंह जी, सियाराम दिदवारी ग्रोवर जी, विजय लाठर जी, रोयल देव जी। टीजीटी इंग्लिश के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कल मुझे बहुत सारे कॉल्स भी किए और मैसेजेस भी किए हैं। शायद आप लोगों ने अपने ग्रुप में मेरा नंबर शेयर कर दिया, प्लीज़ ऐसा ना करें। एक दो लोग मुझसे संपर्क में रहें और अपने ग्रुप को आप इंटीमेट करते रहें। सभी लोग एक साथ कॉल ना करें। दयानंद शौरान जी नमस्कार, मंजीत चहल जी, राजकमल नैन जी, धर्मेंद्र रावत जी, मेरी सबको राम राम नमस्कार है, गुड इवनिंग है। और काफी लोग जुड़ गए हैं तो हम आज का स्टार्ट करते हैं। आज सर से कुछ हम डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी की बात कर रहे हैं। उनसे कुछ मीडिया पर्सन्स मिले होंगे और उन्होंने पूछा कि सर ये जो एसटीओ की भर्ती है जिसमें केवल 22 हरियाणा के युवा सिलेक्ट हुए हैं 99 में से, तो उन्होंने उनकी बात काटते हुए कहा कि सबसे पहले आपको करेक्ट करता हूं, ये एसडीओ की नहीं, असिस्टेंट एक्शन की भर्ती है। तो सर यहाँ पे मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करना चाहूंगी। मैं आपको कहना चाहूंगी ये असिस्टेंट एक्शन की भर्ती नहीं है। असिस्टेंट एक्शन इज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती है जिसे सब डिविजनल ऑफिसर भी कहा जाता है, एसडीओ आम भाषा में, क्योंकि ये ज्यादातर सब डिविजनल लेवल पर लगते हैं। पहली बात। दूसरी बात, सर आपने स्वयं अपने 8 अक्टूबर 2019 के ट्वीट में इन्हीं असिस्टेंट इंजीनियर्स दैट इज ए की भर्ती में इन्हें एसडीओ कहा था। तो कृपया करके आप स्वयं के भी बयान याद रखें। और आपने दूसरी चीज कही कि ये जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि केवल 22 हरियाणा के युवा सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि 100 के करीब या उनसे ऊपर हरियाणा के युवा सिलेक्ट हुए हैं। तो सर माय हम्बल सबमिशन इज कि हरियाणा के युवा 22 ही सिलेक्ट हुए हैं। जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, 90 पोस्ट थी, 9 वेटिंग, 99 मिलाकर 99 में से 22 ही सिलेक्ट हुए हैं हरियाणा के युवा। आप जो आंकड़ा जोड़ के बता रहे हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी का जोड़ के बता रहे हैं। तो सर ये भी मेरी एक हम्बल सबमिशन है आपको। मैं यहां आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, हरियाणा से बाहर के नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स, वो रिजर्व्ड कैटेगरी के अगेंस्ट कंपीट नहीं कर सकते हैं। सर कृपया आप भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, संविधान पढ़ लें। बहुत नॉर्मल सी जानकारी है। मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रही हूं ताकि आगे आप इस चीज को याद करें और अपनी पिछली स्टेटमेंट भी आप याद करें जब आप 2019 में ये मुद्दा उठा रहे थे कि केवल हरियाणा के 2 सिलेक्ट हुए हैं 80 में से, तो वो 80 आप खुद जनरल की पोस्ट बता रहे थे। आपने रिजर्व कैटेगरी की नहीं बताई थी। रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट कंपीट कर ही नहीं सकता है कोई भी बाहर का युवा। ये कितना अंडरस्टूड और छोटा सा फैक्ट है। एंड आई एम रियली सरप्राइज सर कि आपने ये फैक्ट इग्नोर कर दिया या आपको पता नहीं है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने आपको ये चीज बताई। तो सर हरियाणा के
केवल 22 ही युवा चयनित हुए हैं 99 में से, क्योंकि ये जो बाकी 77 सिलेक्टेड हैं ये जनरल के अगेंस्ट ही कंपीट कर सकते थे, बाहर के युवा रिजर्व्ड कैटेगरी के अगेंस्ट नहीं कंपीट कर सकते थे। तो हम दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम वही प्रचार कर रहे हैं जो आप सत्ता से बाहर रहते हुए आवाज उठा रहे थे, सेम आवाज हमने उठाई है। आज आपके बयान सत्ता में आने के बाद बदल गए हैं, आप लोग ही बचाना चाह रहे हो। जेजेपी आईटी सेल ने पूरा जोर लगा रखा है इस चीज को प्रूव करने में कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके बाद सर मैं इसमें बताना चाहूंगी 154 टोटल सिलेक्शंस हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में, हरियाणा के ही सिलेक्ट हुए हैं। जनरल में 99 में से 77 सिलेक्टेड हैं। इसके साथ मैं आपको हरियाणा की बेरोजगारी से अवगत करवाना चाहूंगी। हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी दैट इज CMIE के आंकड़ों के अनुसार हम लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं और हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। आलम ऐसा है कि पानीपत में अस्थायी चपड़ासी की नौकरी के लिए 14,000 आवेदक पहुंच गए, जिसमें MA, MTech, BTech ये सब लोग भी थे। अस्थाई चपड़ासी की नौकरी 13 पदों के लिए 14,000 समथिंग आवेदन। आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, कितने बुरे हाल हैं हरियाणा के। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार को ये चीजें क्यों नहीं दिख रही है। आप लोग फेस सेविंग में लगे हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अरे नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी, अरे ऐसा नहीं है, अरे इतने सिलेक्टेड है, अरे हमने इतनी नौकरियां दे दी हैं। वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट हरियाणा का युवा तंग है, हरियाणा के युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। हरियाणा का युवा या तो बर्खास्त किया जा रहा है अपनी नौकरी से, या फिर आप अपने जो पद आप रिक्रूटमेंट आप निकालते हैं वो आप अनटाइमली वापस ले रहे हैं। बीच में आपने PGT संस्कृत को बीच में खींच लिया, 6 साल उनको तंग करके पूरा 2 साल ज्वाइनिंग के लिए वो लोग भटकते रहे, आपने उनकी भर्ती रद्द कर दी अकारण। आपने कारण भी नहीं बताना जरूरी समझा। आप जानते हैं आपने कारण क्यों नहीं बताया? मैं जानती हूं आपने कारण क्यों नहीं बताया। आपने कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि यदि आप कारण बता देंगे तो वो भर्ती कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी। कोर्ट में चैलेंज होगी तो आप लोग हारेंगे फॉर श्योर हारेंगे इसमें, क्योंकि भर्ती एडवर्टीजमेंट के हिसाब से हुई है। लेकिन यदि आप जीत भी गए इसमें तो TGT इंग्लिश वाले बच जाएंगे, क्योंकि TGT इंग्लिश और PGT संस्कृत दोनों अपोजिट है। वो एडवर्टीजमेंट के अनुसार हुई है, अमेंडमेंट बीच में मानी नहीं गई। ये एडवर्टीजमेंट के अनुसार नहीं हुई, बीच में अमेंडमेंट मानी गई। लेकिन आप कारण नहीं बताएंगे, कारण बता दिया तो एक भर्ती बचेगी चाहे कौन सी बचे। अब TGT इंग्लिश की जो हवा उड़ी है उससे डर लगने लगा है, हो रही है दिक्कत। हर एक एग्जाम लीक की खबरें आ रही हैं बाहर, हर एक पेपर के साथ एग्जामिनेशन लीकेज गैंग्स एक्टिव हैं। अगले दिन अखबारों में खबरें आ जाती हैं, बुरे हाल हो रखे हैं, किसी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बट you will be saving your face with each recruitment. You are not going to listen to anyone. आप किसी को नहीं सुन रहे हैं, आप किसी को नहीं देख रहे हैं। आपके दरवाजे पे आके बच्चे खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस लगा देगी बीजेपी के ऊपर आरोप, बीजेपी लगा देगी कांग्रेस के ऊपर आरोप। हम अभ्यर्थी जाएं तो जाएं कहां, किसके पास जाएं? युवा क्यों मरे बेचारा, युवा कहां गया, किसके पास जाए, किसके पास जाके रोए? आप कह देते हो पिछली भर्तियों में ये भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार हुआ, तब ये होता था, तब घरों में लिस्टें बढ़ती थी, ऐसे होती थी, हमने कम से कम ये तो कर दिया। क्या कर दिया? अब कौन सी पारदर्शिता है? पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता, किस चीज में पारदर्शिता है? कितने सारे एग्जामिनेशन आपके लीक हो गए हैं। कल भी मैं जब ZTV की डिबेट में बैठी हुई थी तब भी, और जनता टीवी की डिबेट में बैठी हुई थी तब भी, आई फेल्ट रियली बैड फॉर। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं युवाओं का दुख की कितना ज्यादा दुखी है युवा, कहां जाके नौकरी करेगा। आपने कोई प्रोटेक्शन दे रखा है क्या हरियाणा के युवा को? आप बात करते हैं कि गेट के आधार पे भर्ती हुई है, सेंटर लेता है इसे, हरियाणा के बच्चों में काबिलियत नहीं है, अयोग्य हैं इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए। कमाल की बात है। आपने हरियाणा के बच्चे को केरल के बच्चे के बराबर कर रखा है, हरियाणा के बच्चे को आंध्रा के बच्चे के बराबर कर रखा है, हरियाणा के बच्चे को मध्य प्रदेश के बच्चे के बराबर कर रखा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हिमाचल के बच्चे के बराबर, राजस्थान के, पंजाब के, सबके बच्चों के
पूरे देश के बच्चों के बराबर कर रखा है। लेकिन मैं महानता दिखाती हूं पंजाब की। पंजाब 10वीं में पंजाबी मांगता है और अपने बच्चे को सेव करता है। राजस्थान अपनी बड़ी पोस्ट में राजस्थान जीके का पेपर पूछता है और अपने बच्चे को सेव करता है। गुजरात गुजराती में पेपर पूछता है एक अलग से, अपने बच्चे को सेव करता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड डोमिसाइल रिजर्वेशन करते हैं। 10वीं 12वीं में मांगते हैं कि यहां से तुमने अगर 10वीं 12वीं कर रखी है तो तुम्हें पेपर देने का अधिकार मिलेगा। केरला मलयालम पूछता है। तमिलनाडु तमिल पूछता है। कर्नाटका कन्नड़ पूछता है। महाराष्ट्र मराठी पूछता है। गोवा कोंकणी पूछता है। आपका ओडिशा ओडिसी पूछता है। हर जगह तो सब कुछ ये लोग अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने क्या किया? आप क्या पूछ रहे हैं? यहां तक कि बिहार ने भी अभी कंडीशन लगाई। कोई मेडिकल का एग्जामिनेशन था, उन्होंने भी लिखा कि 10वीं और 12वीं बिहार से की होगी तो ही हम तुम्हें लेंगे। डोमिसाइल रिजर्वेशन के बारे में मध्य प्रदेश भी अब चिंतित होने लगा है, बिहार भी होने लगा है। आप क्या कर रहे हैं? आपने तो हमारे बच्चों को ऐसे खुलेआम छोड़ दिया है। आप बात करते हैं एसडीओ भर्ती की। एसडीओ भर्ती, यदि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड रखना था, आप इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेलने वाले थे, तो आपने 20 अंक सोशियो इकोनॉमिक के क्यों दिए? तब आपने हरियाणा के बच्चे का फेवर क्यों किया? बिना सोशियो इकोनॉमिक वाले का तो हुआ ही नहीं, छोड़िए इसमें। तब आपने कैसे कर दिया? इसके साथ आप हरियाणा जीके का 100 अंकों का पेपर नहीं पूछ सकते थे? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एई इलेक्ट्रिकल विभाग में लगे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। स्टेट भी उसके ऊपर बना सकता है अपने लॉज। मानती हूं गेट बहुत बड़ा एग्जाम है, क्या उसके साथ एक पैरेलल एग्जाम नहीं हो सकता था? क्या 2 स्टेजेस नहीं लग सकती थी एग्जामिनेशन की? एक गेट हो गया, चलो एक स्क्रूटनी उसकी होगी, एक स्क्रीनिंग उसकी होगी, सॉरी स्क्रीनिंग से वहां से उठा लिए, एंड सेकंड स्टेज पे हम तो ये एग्जाम लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट में नहीं आता है ये, तो यूनियन के तो थूपे जाएंगे नहीं उसके ऊपर लॉज। आप अपने बना सकते हैं ना, आप एक और स्टेज लगा सकते हैं ना, लेकिन आप लगाएंगे नहीं। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि आप में इच्छा शक्ति नहीं है, आप विजनलेस हैं, गंभीर नहीं है अपने युवाओं को लेकर। और ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि हर एक भर्ती के साथ ऐसे हो रहा है। पीजीटी संस्कृत ऐसी ही चली जाएगी, कोई देख नहीं रहा उनकी साइड। ग्राम सचिव लीक होगी। जूनियर सिस्टम इंजीनियर 90 आउट ऑफ 90, कितने बच्चों के मार्क्स है? 89 आउट ऑफ 90। ऑनलाइन पेपर लीकेजेस हो रहे हैं। बर्खास्तगी कितने बच्चों की हो चुकी है? पीटीआई 10 साल बाद हटा दिए। ड्राइंग के टीचर्स 10 साल बाद हटा दिए। 1518 ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन जींद उपचुनाव के चलते फटाफट उनको ले लिया गया। देन आपने पॉलिसी चेंज कर दी और वो हटा दिए। अब पीजीटी संस्कृत 523। गलती किसकी है? गलती जिसकी है उसको सजा क्यों नहीं मिल रही है? गलती युवाओं की है क्या? जो सजा उनको मिल रही है, क्यों मिल रही है उन्हें? हम क्यों भुगते हैं? हम क्या करें? हम कहां जाएं? हम अब एक और नई चीज आ गई है, डोमिसाइल की जो शर्तें थी हरियाणा डोमिसाइल की, उसमें रिलैक्सेशन, डोमिसाइल रिलैक्सेशन आपने कर दिया है। कैसे? पहले 15 साल में हरियाणा डोमिसाइल मिलता था, शर्त यह थी आपको हरियाणा में 15 साल रहना है तो आपको हरियाणा का डोमिसाइल मिलेगा। अब 5 साल आपने उसे कर दिया है। 5 साल रहने पे आपको हरियाणा का डोमिसाइल मिल जाएगा। अब जो हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी के बच्चे भी हैं ना, जो ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि हमारे हित रिजर्व हो चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत गंभीरता का विषय है। 5 साल में यदि डोमिसाइल मिलेगा तो आपकी जो रिजर्व सीट्स है ना, उनके ऊपर भी डाका पड़ेगा। 5 साल कितनी क्या होती है? उससे नीचे आप टेम्परेरी डोमिसाइल इशू कर रहे हैं। 5 साल में परमानेंट डोमिसाइल मिल जाएगा। परमानेंट डोमिसाइल मिलते ही यहाँ पे वोटिंग अधिकार मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो भी बाहर से होगा उन्हें एम्प्लॉयमेंट का अधिकार मिल जाएगा। वो आपकी मान लीजिए वो बाहर से एससी कैटेगरी के थे, यहाँ आगे डोमिसाइल मिल गया, वो यहाँ एससी कैटेगरी के अगेंस्ट ही कंपीट करेंगे, जनरल के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि वो हरियाणा का डोमिसाइल हो चुके हैं। समझे इस चीज को, कितनी गंभीर है ये चीज। वो बच्चे फिर सोशियो इकोनॉमिक के अंक भी क्लेम करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक के अंक 5 से 10 अंक
जो अभी मिलते हैं, हालांकि मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूं, बट मिलते हैं, वो भी क्लेम करेंगे। हरियाणा के कहां गए? हरियाणा बेरोजगारी में वैसे ही नंबर 1 पे है, हम लोग कहां जाएंगे? हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। कमाल की बात यह है, कोई भी नहीं सोच रहा है। दोषारोपण चल रहा है, ये उसने कर दिया, पिछली सरकार ने ऐसे कर दिया, हम ऐसे कर रहे हैं। सवाल कितने अजीब अजीब से होते हैं। मैं सवाल करूं, मुझसे पूछेंगे अच्छा तू पहले कहां थी, तू पहले क्यों नहीं बोली? मैं भी इंसान हूं भाई, मैं कैंडिडेट थी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने लगी। जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब धांधली देखी तब मैं बोलने लगी। तो मैं पहले कहां थी? मुझसे पूछेंगे तरह तरह के सवाल। प्रेजेंट जो गलत हो रहा है उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? सामने वाले की नेगेटिव देखनी है ना, उसको चुप कराना है। इसकी नेगेटिव देख के इसको चुप कराते हैं, ये कैसे बोल रही है। कोई भी बोलने लगता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, कोई कांग्रेस ही बोलेगा, उसको कह देंगे अरे तुम्हारी बारी में तो ऐसे होता था, वैसे होता था, ये होता था। तो तुम्हारी बारी में ऐसा होता था इसलिए हमारी बारी में ऐसे हो रहा है, इसलिए ये जायज है। कमाल का लॉजिक है। गलत को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि गलत को गलत बोलने वाले की इंटेग्रिटी इंटैक्ट होनी चाहिए, और उसकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहने नहीं देंगे, क्योंकि उसके ऊपर इतने दोषारोपण कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि वो खत्म हो गई तो उसकी कही हुई बातें खत्म हो गई। सच खत्म नहीं हुआ करता, सच आज नहीं तो कल बाहर आना ही है, आ ही रहा है, आंकड़े दिख रहे हैं ना। अयोग्य, हरियाणा के युवा अयोग्य, हरियाणा के युवा अयोग्य नहीं है, ये आपकी नाकामी है जिसे आप हमें अयोग्य बोलकर निकाल रहे हैं। हमारे यहां से इस बार आईएएस में टॉप किया है एक लड़के ने, प्रदीप कुमार उनका नाम है। हमारे यहां से सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने हमें कहीं पे भी प्रोटेक्ट नहीं कर रखा है। हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि हम ही पे फिर उंगली उठाई जाती है कि तुम अयोग्य हो। हम अयोग्य नहीं है, हमारी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही, बस हमारी सरकार की नाकामी है। खैर, मुझे मतलब इस चीज के बारे में बोलना था। देखो, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके काम नहीं चलेगा। आपने उसके ऊपर दोषारोपण कर दिया, उन्होंने आपके ऊपर कर दिया, हम कहां जाएं? हम किसके सामने जाके रोएं? हम क्या करें? आपके दरवाजे पे आते हैं बच्चे, डेली आते हैं आपके दरवाजे पे। आप मतलब जनता के प्रतिनिधि हैं ना, आपके दरवाजे पे डेली बच्चे आ रहे हैं, आके रोते हैं। पीजीटी संस्कृत की महिलाओं को देखा है, 400 चयनित महिलाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने ही नारा दिया है ना। 400 महिलाएं बच्चों वाली होगी, अब घर परिवार संभालती हैं। दोबारा एग्जाम देने की उनकी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, झोली फैला के खड़ी रहती हैं कि हमारी सुन लो, आपको पिता का दर्जा दिया है, खून से पत्र लिखती हैं, कहती हैं हमें हमारी हमारी भर्ती बचा लो प्लीज। उन्हें आपने इतना अधिकार नहीं दिया कि उन्हें यह बता सके कि तुम्हारी भर्ती क्यों कैंसिल की है। इतना नहीं किया आपने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फेल हो गया ना। संस्कृत हितैषी, संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा हरियाणा में। ये है अखबारों की लाइनें। संस्कृत ये, संस्कृत वो, संस्कृत फलाना, संस्कृत ढिमका। 634 600 समथिंग 20 पद निकाले थे 2015 में, 2021 में वो 534 पद हो गए। कोई रिटायरमेंट नहीं हुई 6 साल में, कुछ नहीं हुआ, 100 पद ऐसे ही खत्म हो गए। टीजीटी संस्कृत में किसी की भर्ती नहीं, पीजीटी संस्कृत में किसी की भर्ती नहीं, सब। लेकिन संस्कृत हितैषी हैं हम लोग। हम संस्कृत में शपथ भी लेंगे, हम संस्कृत में श्लोक भी बोलेंगे, हम संस्कृत में सब कुछ करेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये सब कुछ मैं आप के विरोध में नहीं बोल रही हूं, यदि आपको ये लगता हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं केवल और केवल एक सच्चाई दिखाना चाह रही हूं कि ये जो बबल आपने बना लिया है ना, पारदर्शिता, निष्पक्षता, ये जो एक ट्रांसपेरेंट सा बबल, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ तो नहीं कर रहे हैं सर।
आप बाहर निकलिए अपने रेजिडेंसी से और मिलिए बच्चों से जो आपके दरवाजे पे खड़े रहते हैं, उनसे बात कीजिए, आपको पता चलेगा सब कितने दुखी हैं। आगे कौन सी भर्ती कैंसिल होने वाली है, वो बच्चे पहले से डरे बैठे हैं। उनकी भी अकारण कैंसिल कर दी तो, साथ के साथ नई वैकेंसी निकाल दी तो वो कहाँ जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारा राजनेता होता है ना, जिसे हम वोट देके बनाते हैं, उसके ऊपर हम पूर्ण विश्वास करते हैं। पूरा विश्वास होता है कि राजगद्दी पर बैठेंगे और प्रजा की भलाई के डिसीजंस लिए जाएंगे। वहां हमारे दिल में ये भी चीजें होती हैं कि आप जनता की सुनेंगे। हम लोग जो बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम आपके दरवाजे आ रहे हैं, कुछ भी आप एटलीस्ट उसको सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां समझने वाला एंगल तो खत्म है, यहां समझा तो जा ही नहीं रहा। यहां तो ऊपर से फरमान आते हैं, सीधे फरमान आगे, ये जारी हो गया है और ये करना है आप। यहां फेस सेविंग की जाती है। अपने दिए बयानों से लोग पलट जाते हैं। एक साल पहले कुछ और बयान, अब कुछ और बयान, टोटली पलट जाना, उस पर भी कायम नहीं रहते। हरियाणा के युवा हैं हम, आपसे नौकरी चाहते हैं। हरियाणा एक बहुत ल्यूकरेटिव स्टेट है। दिल्ली को हम 3 साइड से घिरे बैठे हैं। एनसीआर में हमारा आधे से ज्यादा हरियाणा आ जाता है। हरियाणा कोई बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, साउथ से हो, कहीं से भी हो, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, दिल्ली आके सब नौकरी करना चाहेंगे। तो कोई बिहार का बच्चा है, नॉर्थ ईस्ट का है, कहीं का भी है, यदि उसकी दिल्ली नौकरी लगती है वो भागता हुआ आएगा। दिल्ली जैसा ही हरियाणा हो रखा है, हरियाणा आएगा। लेकिन एक हरियाणा का बच्चा बिहार जाके नौकरी नहीं करना चाहेगा। बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी कि जब जाएगा, बहुत कम। हमारी यदि 10% है वहां जाके नौकरी करने की, तो उनकी 90% है यहां आके नौकरी करने की। राइट। तो जब वो स्टेट्स अपने बच्चों के हित बचा सकते हैं, वो स्टेट अपने बच्चों के हित बचाने के लिए पॉलिसीज ला सकते हैं, तो हरियाणा क्यों नहीं ला सकता। हरियाणा बजाय कि इस सुझाव को मानने के कि हाँ मेरा बच्चा दुखी हो रहा है, यहां मेरे बच्चे को बिल्कुल भी कहीं से भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, और मैंने अपने हर एक एग्जाम को यूनियन लेवल के एग्जाम की तरह बना दिया है कि जनरल कैटेगरी को बिल्कुल ओपन कर दिया है। जनरल जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं है वो तो नौकरी भूल जाओ, हरियाणा में उसको मिलेगी। और उस जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं है, उस जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को अपने पूरे इंडिया के लिए ओपन कर दिया है। वाह, कमाल की बात है। ओपन कर दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मैं उस चीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं करती। लेकिन आप हरियाणा जीके का पेपर क्यों नहीं पूछते? राजस्थान भी तो पूछता है। कुछ तो डेटरेंस लगा दीजिए, टफ क्वेश्चन पेपर पूछिए ना, बिल्कुल टफ से टफ जितने हो सके। इतने सारे बड़े बड़े लेक्चरर्स हैं हमारे यहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटीज में। एक टफ हरियाणा जीके का क्वेश्चन पेपर नहीं बन सकता केवल उस 100 अंकों के पेपर की वजह से ना, इस डेटरेंस की वजह से 50% लोग यहाँ पे अप्लाई करना छोड़ देंगे। हर स्टेट करता है, हरियाणा क्यों नहीं करता? बहुत वाजिब सवाल हैं और बहुत वाजिब चीजें हैं, और सच में इंटरनली बहुत ज्यादा हर्ट हूं मैं। क्यों? क्योंकि सरकार कहीं पे भी नहीं मान रही है। कहीं तो मान ले, कहीं तो कह दें कि हाँ यहाँ ये त्रुटि होगी या ये गलती होगी, कोई बात नहीं। उन बच्चों की साइड देख लें, कितने आरोही वाले बच्चे अपने रिजल्ट के लिए खड़े हैं आपके दरवाजे पे, रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं। टीजीटी इंग्लिश वालों को पता ही नहीं चल रहा उनका फ्यूचर अब क्या होगा पीजीटी संस्कृत के बाद। ऐसे आप सोच के देखें, 5-5 6-6 साल एक एग्जाम के लिए दे देना, पंजों पे खड़े रहना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं, सांस ऐसे अटकी रहती है ऊपर नीचे, पता नहीं क्या हो जाएगा। महसूस कीजिए उस दर्द को। जो गलत होना उसको सजा दीजिए, युवाओं को नहीं, अभ्यर्थियों को नहीं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी रिस्पेक्ट है मुझे हरियाणा सरकार के लिए, पूरी रिस्पेक्ट है मुख्यमंत्री जी
डिप्टी सीएम साहब के लिए, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग राजगद्दी पे बैठे हैं, राजनेता हैं और फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं हरियाणा के बच्चों का। कृपया करके सुने भी कि क्या बोल रहे हैं। केवल फेस सेविंग से काम नहीं चलेगा। कृपया करके समझें कि युवाओं को सच में नौकरियों की जरूरत है। नौकरियों के अवसर पैदा हो नहीं रहे हैं, केवल कोरी बातें हो रही हैं। केवल ऐसा लगता है जैसे फॉर्म फिल करवाने को एक आय का साधन मान लिया गया है। एडवर्टाइज होती है भर्ती, री एडवर्टाइज होती है, फिर री एडवर्टाइज होती है, फिर फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उसका एग्जाम पता नहीं कब होता है, फिर उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता नहीं कब होती है, फिर उसका इंटरव्यू पता नहीं कब होता है, फिर उसके बाद बैठे रहते हैं रिजल्ट के लिए। आंसर की नहीं आती है, आंसर किया आ जाए वो गलत आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद बच्चे कोर्ट की कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और बात भी है, वो ये कि बर्खास्तगी के जो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं तुरंत मान लिए जाते हैं, लेकिन जहां हाईकोर्ट कह दे कि नियुक्ति देनी है वो नहीं माने जाते। जहां हाईकोर्ट कह दे कि हाँ ये सवाल गलत थे, जैसे ग्रुप डी में 5 सवालों की बात थी, 5 सवाल कमेटी ने गलत पाए गए, वो नहीं ठीक करके रिजल्ट हो रहा। फादरलेस बच्चों का नहीं हो रहा है। तो जहां डायरेक्शंस कोर्ट नियुक्ति के मामले में देती है वहां क्यों नहीं मानी जाती? सिलेक्टिव ऑर्डर्स क्यों माने जा रहे हैं कोर्ट्स के भी?